हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, आज हमारी हिंदी में जो वर्णमाला उसकी अंतिम क्लास रहेगी हमारी। कौन सी? वर्णमाला की कौन सी क्लास है हमारी? अंतिम क्लास रहेगी। ठीक है, इससे पहले 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो हमारे व्यंजनों के बारे में हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था। हमने व्यंजनों को आज पढ़ेंगे। व्यंजनों के उच्चारण, व्यंजन नहीं, हमारी जो वर्ण है, वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो हेड डाल लो। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का क्या वर्गीकरण। ठीक है, ये रहेगा हमारे इसमें। अच्छा, अब शुरू करेंगे। इसमें पहला वर्ग कौन सा होता है हमारा? कवर्ग। जो कवर्ग है, ठीक है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है आपका? कंठ होता है। क्या होता है हमारा? कंठ। क्या होता है? कंठ है। अच्छा, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है और हमारा ड़ा आता है। आई बात समझ? कौन सा आता है? का आता है, खा आता है, गा आता है और ड़ा आता है। ठीक है, इसमें क वर्ग में। अब आता है च वर्ग। कौन सा? च वर्ग। जो इसका उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालव्य, तालु। ठीक है, क्या होता है? तालु या तालव्य। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखो, च आता है, छ आता है, ज आता है, झ आता है और न आता है। फिर आता है ट वर्ग। ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है कौन सा होता है? मूर्धन्य। या मूर्धा। ठीक है, क्या होता है? मूर्धन्य या आपके मूर्धा, जो भी बोले। तो इसमें क्या आता है? मतलब वर्ण आते हैं ट, ठ, ड़, ढ और ण। ठीक है, फिर आता है त वर्ग। कौन सा आते हैं? त वर्ग आते हैं। त वर्ग में ये होता है दंत आता है। कौन से वर्ण होते हैं इसमें? दंत्य वर्ण होते हैं। ठीक है, इनका जो उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका क्या होता है? दंत्य होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध और न। आई बात में? त, थ, द, ध और न।
और अंतिम होता है फिर क्या होता है प। प वर्ग होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका होता है ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है। क्या होता है, ओष्ठ होता है, कौन सा, प वर्ग का, ठीक है। प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हो, प, फ, ब, भ और म, ठीक है। ये होते हैं हमारे जो 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, क वर्ग का होता है हमारा कंठ, च वर्ग का होता है आपका तालु या तालव्य जिसे बोलते हैं, ट वर्ग का होता है हमारा मूर्धन्य, ठीक है, और त वर्ग का होता है दंते, प वर्ग का होता है ओष्ठ, ठीक है। लेकिन उच्चारण मतलब जो वर्गीकरण है कितने प्रकार का, 7 प्रकार का है। इसमें कौन सा, एक नासिक के व्यंजन भी आते हैं, नासिक के व्यंजन, ठीक है। नासिक पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा होता है इसमें कौन सा, नासिक के व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। नासिक के व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं हमारे पंचम वर्ड होते हैं, ठीक है, एक तरह से एड़ा, ठीक है। जो पंचम वर्ड होते हैं वो किसके साथ आते हैं, हलंत के साथ आते हैं, ठीक है। किसके साथ आते हैं, हलंत के साथ आते हैं, एड़ा, ठीक है ना, एड़ा, और फिर हो गया अपना न, उसके बाद म, ये होते हैं आपके नासिक के व्यंजन। एक 7वां स्थान और होता है, वो होता है आपका कौन सा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है। इसमें जो वर्ण आता है वो आता है वह आपका कौन सा, अकेला वह वर्ण आता है, ठीक है। ये तो है किसका, आपका जो व्यंजन है, व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजनों में देखो अंतस्थ रह गए और आपके ऊष्म रह गए, कौन से रह गए, अंतस्थ, और आपके रह गए कौन से, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो अंतस्थ में देखो जो ऊष्म है, हाँ, यहां तक आ गया हमारा ये वर्णों का वर्गीकरण, कौन से जो वर्ग हैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण। अब जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते देखो, हाँ क्या होता है हमारा, कंठ होता है, हाँ कौन सा वर्ण होता है, कंठ वर्ण होता है, हाँ कैसा होता है, कंठ। फिर हमारा सीटी वाला सा वो कैसा होता है हमारा, तालु होता है। फिर उसके बाद होता है जो पिच वाला सा होता है, जो इसका उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा मूर्धन्य। और जो शास्त्र कोण वाला होता है वो होता है हमारा, वो होता है हमारा तवर्ग, कौन सा, तवर्ग में होता है। आई बात समझ में यहाँ पे। अच्छा अब बच्चे हमारे कौन से, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में हमारे जो व है वो तो ऑलरेडी आई है, कौन सा, दंतोष्ठ में 7वां जो भाग है। फिर होता है यह होता है हमारा तालु, र होता है हमारा कौन सा, मूर्धन्य, ल होता है हमारा कौन सा, आपका दंत्य, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे किसके, जो हमारे जो 33 व्यंजन है उनका वर्गीकरण। वैसे इसमें एक बात बोलूं, मैं यह सिखा देता हूँ, जिससे क्या होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो गया,
देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, तो मैंने लाइन खींची, इनका बॉक्स बनाए हैं, उसका भी रीजन बता दूंगा, ठीक है। ये सारणी को ना आप ऐसे जो मैं बना रहा हूँ वैसे बना लेना, जिससे क्या होगा आपको समझने में दिक्कत आएगी नहीं आगे भी। अब ये तो हो गए किसके उच्चारण स्थान, हमारे व्यंजनों के। अब देखेंगे हम स्वरों के उच्चारण स्थान, ठीक है। किसके? स्वरों के उच्चारण स्थान, ठीक है। यहां तक किसके देख लिए हमने? व्यंजनों के। अब इसी में लिख लो स्वरों के उच्चारण स्थान, क्योंकि एक सारणी बन जाएगी ना तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है। देखो अ और बड़ा, अ और बड़ा किस में आएंगे? हमारे कंठ वर्णों में आते हैं। अ और बड़ा क्या को किस में आएंगे? कंठ वर्णों में। और जैसे ई, छोटी ई और बड़ी ई, ये भी किस में आएंगे? हमारे तालु व्यंजन में आएंगी। कौन से? जो तालु उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान का क्या है? ई और ई का ताला भी होता है, तालु। अच्छा, और जो रे, रेरी वाली जो, वो कौन सी होती है? मूर्धन्य होती है, ठीक है। बच्चा कौन सा? ऊ। ऊ जो होता है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा ओष्ठ है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका जो उच्चारण स्थान हो कौन सा होगा? हमारा ओष्ठ होगा। बचे कौन कौन से? बचे कौन कौन से हमारे? ए और ओ। अब उनका देखो उच्चारण स्थान, देखो यहां पे देखो, ए मिलकर किससे बना होता है? अ और ई के मिल से बना होता है। तो अ यानी कंठ और तालु, तो कंठ तालव्य के जो व्यंजन होंगे कौन से होंगे? कंठ तालव्य। ए और आप भी बड़ी ए, इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा हमारा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य। आई बात में। और जो ओ और बड़ा ओ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा था? किससे मिलकर होता है? ऊ और अ से। ऊ और अ से मिलकर बना हुआ, तो ऊ और हमारा बड़ा ऊ, इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा हमारा कंठ ओष्ठ। कौन सा? कंठ, कंठ ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ। ये होगा हमारा क्या? ओ का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो इसे पहले नोट करो, इस सारणी को बना लो पहले, जब इसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे दो चीजें और रहेंगी, उनको भी देखेंगे। एक तो अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है। फिर इसका घोष अघोष, ये दो पॉइंट आउट रहेंगे, इनको देखेंगे। इन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन आते और ज्यादा इधर उधर से भागने की कोई फायदा नहीं है। जो मैं सारणी बनाई इसी वजह से बनाई है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान, इस सारणी को जरूर बना लेना, जिससे आपको दिक्कत आएगी नहीं, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इसमें ना आपके उच्चारण स्थान आपके व्यंजनों के भी हो गए, उच्चारण स्थान आपके स्वरों के भी हो गए, जो मैंने बताने थे, ठीक है। जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का, जो व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? कितने में? सात सात प्रकार में किया गया, सात तरह से किया गया, ठीक है। क्वेश्चन में आया तो बता देना। बाकी का तो मैंने अंतस्थ का भी कर दिया, आपके ऊष्म का भी हो गया। इसमें इसमें आपके जो स्वर हैं उनका भी उच्चारण स्थान हो गया। बार बार तुम्हें ना पढ़ने की जरूरत, टेबल बनाने ध्यान रखना कौन कौन सा है, उस हिसाब से ए ओ जितने भी हैं उनका भी हो गया, ठीक है। इसी में
भाई हो कर लो जल्दी, मुझे पता टाइम लग गया थोड़ा सा, पर कर लो। देखो एक चीज मैं बता दूं, ये हमारा प्रथम वर्ण होगा, ये हमारा द्वितीय वर्ण होगा, ये हमारा तृतीय वर्ण होगा, ठीक है, ये हमारा चतुर्थ वर्ण होगा और ये हमारा पंचम वर्ण होगा। ठीक है, इन वर्णों के जो प्लेसमेंट है उनको याद रखना सेम पूरी सारणी में। जैसे च का पंचम वर्ण होगा तो कौन सा होगा, यहाँ होगा। ठीक है, ट का तृतीय वर्ण होगा तो कौन सा होगा, हड़ होगा। ठीक है, प का द्वितीय वर्ण होगा तो क्या होगा, फ होगा। तो इससे क्या होगा, देखो मैं बताऊं, एक कॉमन बात बता दूं, जो हमारे अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, अल्प प्राण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, इसमें भी ये और ये। ठीक है, ऐसे इसमें ये तीसरा और पांचवा, ऐसे सब में। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ ही साथ कौन सा हमारे अंतस्थ या र, ल और व, ये जो मिलके बनते हैं वो होते हैं हमारे कौन से, हमारे अल्प प्राण वर्ण। कौन से, अल्प प्राण, ध्यान रखना, कौन सा, पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ ही साथ कौन से, य, र, ल और व, यानी अंतस्थ व्यंजन, ये मिला के क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, ये बात समझो, अल्प प्राण ये तो होते हैं व्यंजनों में, लेकिन टोटल अल्प प्राण होंगे कितने। अब एक बात बताऊं, मैं एक बात बता रहा हूं, बाद में इसको समझाऊंगा। ठीक है, आई बात समझ। और अगर महाप्राण पूछे, ये मिटाना पड़ेगा, पूरी अच्छे से देखेंगे, महाप्राण पूछे तो फिर क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, ये दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और साथ ही साथ कौन सा, ऊष्म व्यंजन, यानी तीनों स और ह, ये मिला क्या बनाते हैं हमारे महाप्राण। ठीक है, आई बात समझ। अल्पप्राण में क्या होता है, दोबारा सुनना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण साथ में मिलके क्या बनाएंगे, पहले, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, इसके साथ जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है ये मिलके क्या बनाएंगे, हमारे अल्पप्राण बनाएंगे। महाप्राण बनाने के लिए जो महाप्राण वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और साथ ही साथ हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये मिलकर क्या बनाएंगे, महाप्राण बनाएंगे। यहां तक समझ में आएगा। ठीक है, और जो हमारे अघोष वर्ण होते हैं, ध्यान रखना, अघोष वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं, मैं इसे मिटाऊंगा फिर उसके बाद मैं इन्हें दोबारा कराऊंगा, ऐसे नहीं कर रहा। अघोष वर्ण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और साथ ही साथ कौन से, तीनों स, ये मिलके बनेंगे क्या, हमारे अघोष वर्ण। और घोष वर्ण क्या होंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, उसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन और ह, ये मिलके क्या बनाएंगे, हमारे आपके घोष वर्ण या सघोष वर्ण। आई बात समझ में, इतना समझ लो। अब इसे मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद मैं पूरे अच्छी तरह से घोष, सघोष, सघोष, ठीक है, सबको कराऊंगा। ठीक है, मिटा दू गुरु,
चलो ठीक है, जैसे एक काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझने से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझाऊं तो थोड़ी चीजें समझ में तुम्हारे आ जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो ले लेना इसका। अब हेडिंग डालो हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण, देखो प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण का क्या अर्थ होता है? प्राण का अर्थ होता है, का अर्थ क्या होता है? वायु। क्या होता है? वायु। ठीक है, इतना समझे? तो जो अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, वे, इनका सीधी बात है, इनका उच्चारण करने में वायु कम खर्च हो, ठीक है। इनका उच्चारण करने में क्या होती है? वायु कम खर्च होती है। लिख लो सीधी सीधी, ज्यादा इधर उधर न भागते हैं। इनके उच्चारण में वायु कम खर्च होती है। पहला पॉइंट लिखूं, ठीक है। जो ये होते हैं, कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण? देखो, प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ठीक है, ध्यान रखना। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? प्रथम वर्ण, ठीक है, द्वितीय वर्ण, ठीक है, साथ ही साथ तृतीय वर्ण, और हमारे कौन से इसमें जुड़ जाएंगे? कौन से हमारे? प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, और हमारे कौन से? अंतस्थ जो व्यंजन होंगे, ठीक है। कौन से? अंतस्थ व्यंजन, यानी कौन से? य, र, ल और व, ये होंगे हमारे कौन से? अल्प प्राण वर्ण, जो कि व्यंजन होंगे। इनकी संख्या कितनी होगी? अब देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, 3 वर्ण, किसमें से? एक वर्ग में से। 5 वर्ग में कितने हो गए? 3 गुणा 5 कितने हो गए? 15 हो गए कि नहीं हो गए? और अंतस्थ कितने हो गए? 4 व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ कितने हो गए? 19 वर्ण होते हैं इसमें अल्प प्राण। अच्छा, कुल अल्प प्राण कितने होते हैं? अल्प प्राणों की ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है? देखो, इसमें क्या होता है, कुल ध्वनियां पूछे तो पॉइंट लिख लो, कुल ध्वनियां आ जाएंगी कौन से? 19 तो हमारे व्यंजन हो ही नहीं, आपको दिख रहा है, यहां लिख लो 19 व्यंजन। इसमें एक अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार समझते हो? एक और बता दो, अंक की बिंदी, इसे बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है, ध्यान रखना। बताइए अभी हमारे पिछली क्लासों में अगर कोई बच्चे ने नहीं देखी हमारी क्लास है पीछे वाली, तो उन पीछे वाली क्लास को जरूर देख लें, ठीक है। 2 क्लास हो चुकी है इसमें आपकी वर्णमाला, और साथ ही साथ स्वर व्यंजन, स्वरों की संख्या कितनी? 11। अब टोटल कितने हो रहे हैं? 19 वर्ण, ठीक है, सॉरी 19 व्यंजन, एक अनुस्वार, कितने हो गए? 20, और हमारे 11 स्वर हो गए। तो टोटल संख्या कितनी होगी? कुल पूछे तो, कुल ध्वनियां पूछे ना, तो कितनी होंगी? 31 ध्वनियां होंगी। कितनी?
31, ध्यान रखना, यहाँ पे लिखूं कुल दुनिया, कुल कुल अल्प प्राण दुनिया, अल्प अल्प प्राण दुनिया कितनी होंगी? 31 होंगी। आई बात में, नोट कर लो इसे। हो गया। अब देखते हैं महाप्राण, मिटा दूं? आज हमारा वर्णमाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसकी 3 क्लास हो जाएंगी आज हमारी, ठीक। देखो महाप्राण कौन सा? महाप्राण। महाप्राण क्या होते हैं? इनके उच्चारण में वायु अधिक खर्च होती है। इनके उच्चारण में वायु अधिक खर्च होती है। आई बात समझ? इनके उच्चारण में वायु क्या होती है? अधिक खर्च होती है। अच्छे वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा और कौन सा? चौथा वर्ण उदम, इसके साथ कौन सा? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म कौन कौन से होते हैं? स और हमारा ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। कितने हो गए हमारे इसमें जो वर्ण है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग में 2 और 5 में कितने हुए? 10 तो कौन से होंगे हमारे? जो ऊष्म व्यंजन होंगे, ठीक है। सॉरी, स्पर्श व्यंजन होंगे। कितने हो गए? स्पर्श व्यंजन कितने हो जाएंगे इसमें हमारे? 10, ठीक है। और 4 हमारे ऊष्म, तो कितने हो गए टोटल? कितने कितने हो जाएंगे? 14 महाप्राण होंगे। लेकिन कुल महाप्राण ध्वनियों की बात करें तो कुल महाप्राण ध्वनिया क्या होंगे? 14 तो हमारे व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। 14 हमारे क्या हो जाएंगे? व्यंजन, ठीक है। और एक इसमें क्या जुड़ जाएगा? विसर्ग, ठीक है। विसर्ग कौन सा? ये। तो टोटल ध्वनिया कितनी हो जाएंगी हमारी? 15। आई बात में, नोट करो।
हो गया? मिटा दीजिए। हमारे अल्प प्राण हो गए, महाप्राण हो गए, ठीक है। अब होंगे हमारे अघोष वर्ण। अघोष, अघोष वर्ण, ठीक है, ठीक है। अघोष वर्ण क्या होता है? देखो, अघोष वर्ण क्या होता है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या नहीं होता है? कंपन नहीं होता है। कौन से वर्ण कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। आई बात में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, कौन से वर्ण होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। लिख लो, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, कौन से वर्ण कहलाते हैं? हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? देखो, जो कौन कौन से वर्ण होते हैं, देखो, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण? पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। साथ ही साथ कौन से? तीनों श। कौन से? तीनों स। स और स, ये होते हैं हमारे कौन से? हमारे आपके अघोष वर्ण, ठीक है। इनकी कुल संख्या कितनी होगी? 2 गुणा 5 10, तो ये हो गए, और 3 वर्ण ये हो गए, तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 13। बस यही इनकी टोटल संख्या होती है, यही इनकी कुल ध्वनियां होती है, यही ये आपके अघोष वर्ण इतने ही होते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करो, पूछ लेता है कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल अघोष वर्ण ध्वनियों की संख्या कितनी होती है। तो ध्वनियों की संख्या 13 और वर्णों की संख्या 13, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा करो नोट। और भाई जिसने हमारी पीछे की क्लास में देखी उन्हें देखें, ठीक है, उन्होंने भाषा विकास पूरा करा दिया, लिपि करा दी आपकी। आज हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी, कल हमारी इसके साथ शुरू होगी संधि, समास, ठीक है। फिर उसका वर्ण विचार चलेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, ठीक है। तो हमारी रेगुलर क्लास चलेंगी। अपने मित्र या जो भी दोस्त हैं उनको क्लास को शेयर किया करो, ठीक है, बताया करो, ठीक है। अब पढ़ेंगे कौन सा? घोष या सघोष वर्ण। कौन से वर्ण? घोष या सघोष वर्ण। हेडिंग डालो, घोष वर्ण, घोष या सघोष। घोष या सघोष,
ठीक है। वे वर्ण, वे वर्ण, वे ध्वनियां, ठीक है, वे वर्ण या ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन कौन से वर्ण कहलाते हैं हमारे? अघोष, घोष या सघोष। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? देखो, इसमें देखो प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा वर्ण के साथ साथ कौन से होते हैं हमारे? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म नहीं, अंतस्थ यानी कौन से? या, र, ल और व। ठीक है। और कौन सा एक बचा? ह। ये होते हैं हमारे होश या सघोष। नोट करो। अच्छा, कितने हुए वर्ण देख लो, यहां देख लेते हैं। 3 वर्ण प्रत्येक वर्ग के और 5 वर्ण, कितने? 15 तो ये हो गए। ठीक है। 4 अंतस्थ हो गए और एक कौन सा हो गया हमारा? ये हमारा ऊष्म व्यंजन। तो 4 ये कितने हो गए? 19 तो ये हो गए। कुल ध्वनियां पूछ ले, कुल ध्वनियां अगर पूछता है तो देखो, पहली बात तो कि 19 व्यंजन, ठीक है, 19 व्यंजन, साथ ही आपके अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार यानी और विसर्ग, ठीक है, और हमारे टोटल सभी स्वर। तो कितने हुए? 19, 20, 21 और 11, यानी क्या? 21 और 11 32 हो जाएंगे टोटल। ठीक है। ये होंगे हमारे घोष या सघोष वर्ण। ठीक है। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होगी। ये हमारा वर्णमाला जो चैप्टर है वो हमारा अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। फिर कल नई क्लास के साथ, जिसमें हमारा संधि होगा, उसे हम शुरू करेंगे कल। ठीक है। तब तक के लिए क्लास को समाप्त करते हैं। कल संधि के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो ये हमारी वर्णमाला कंप्लीट होगी। इसकी 3 क्लास है, तीनों क्लास आप देख लेना जिस बच्चे ने नहीं देखी है। चलिए, मिलते हैं कल। बाय।